साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2016 में आया हुआ प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम जो कि टीजीटी इंग्लिश का है। टीजीटी इंग्लिश के 2016 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, हम आज की वीडियो में टोटल 125 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज। जो आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है कि सुंदर लिखावट यानी कि सुंदर लिखने की कला को क्या कहा जाता है। तो सुंदर लिखने की कला को क्या कहा जाता है, सुलेख कहा जाता है, कैलीग्राफी। और कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, सुलेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर, अगर हम सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, बोले मच डैमेज्ड, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया हो। डैमेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्षति हो गई हो, या मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य जिसे कहते हैं। कॉज्ड, कारण रहा हो। और कौन कारण रहा हो, प्रकृति, यानी कि कॉज्ड बाई नेचर, प्रकृति के कारण इस नोन है जाना जाता है। तो प्रकृति से होने वाली बहुत ज़्यादा क्षति, प्रकृति से होने वाली बहुत ज़्यादा डैमेज क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, कैलामिटी कहलाता है। कैलामिटी का मतलब होता है आपदा। क्या कहलाता है, कैलामिटी यानी कि आपदा। अब तीसरा क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है विद द एंटोनिम्स को अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। 3 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन हैं, जरा ध्यान से सुनिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रादर देन, और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर आगे आ गया एडवांस। तो उन्होंने क्या करा, जो रेखांकित शब्द है उसमें ब्लोम शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो पहले मैं अर्थ बता देता हूँ कि दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रादर देन एडवांसमेंट, यानी कि वे सामग्री के बजाय किसको अधिक महत्व देते हैं, सामग्री के बजाय अधिक महत्व देते हैं उन्नति को। तो किसको देते हैं, यानी कि उनका बात है स्पिरिचुअलिटी को। किसको, स्पिरिचुअल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट, बोले ऑनर एंड, आगे क्या भरा जाएगा, बोले ऑनर एंड, सम्मान और। इसके बाद में देखो सम्मान और ऑनर, ऑनर का अपोजिट क्या होता है, तो सीधी सी बात है क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ऑनर एंड सेम अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शंस, यानी कि सम्मान और शर्म अपने कार्यों से उत्पन्न होते हैं। तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें ऑनर मिलेगा कि जो है कहीं पर सेम हो गए, आप शर्मिंदा होगे। ये तुम्हारे व्यवहार पर भी डिपेंड करता है, यानी कि जैसा व्यवहार करोगे वैसा आपको प्राप्त होगा। गेटिंग एंड, भाई सीधी सी बात है, ये तो बहुत ही गेटिंग का विलोम शब्द क्या होगा, स्पेंडिंग। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पर, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, प्राप्त करना और खर्च करना, बी ले बेस्ट आवर पावर्स। अच्छा, ये लाइनें कौन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है। ठीक है, आपको बताना है ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, कमेंट करके। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ठीक है, बी ले बेस्ट आवर पावर्स, इसमें मटेरियलिज्म को डिस्कस किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो बहुत ही फेमस लाइनें हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको कमेंट करना ये लाइनें विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम से ली गई हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि देयर इज बोथ स्कैरसिटी एंड। अब स्कैरसिटी का विलोम क्या होता है, तो भैया स्कैरसिटी का विलोम क्या होता है, खर्च करना। क्या होता है, खर्च करना, यानी कि अब इसका क्या हो जाएगा, प्लेंटी हो जाएगा। स्कैरसिटी का क्या हो जाएगा, प्लेंटी। अब यहाँ पे समझिएगा कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोले स्कैरसिटी का आपको क्या करना है, विलोम देना है। तो स्कैरसिटी मीन्स किसी चीज़ की कमी हो जाना होती है। ठीक है। और प्लेंटी मीन्स क्या होता है, पर्याप्त होता है, यानी कि भरपूर मात्रा में, पर्याप्त, ठीक, भरपूर मात्रा में।
तो स्कैरसिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लेंटी, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, बोले डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोप्रिएट ऑप्शन गिविंग बिलो। नीचे एक आपको अपोप्रिएट ऑप्शन दे रखा है कि उचित ऑप्शन दे रखा है 7 से 12 तक, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या आएगा वही आपको बताना है। तो चलो शुरुआत करते हैं 7 से 12 क्वेश्चन पे कि इफ़ यदि ही मीन्स वह। अब देखो हमने क्या बताया, जब एक तरफ अगर सेल हो, एक कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर कंडीशन लागू होती है। अगर एक तरफ वाक्य फ्यूचर में है तो दूसरी तरफ किस में जाएगा? प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस वाली कहानी आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा? बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। प्रेजेंट फ्यूचर कंडीशन लगेगी इसमें। 8वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि द चाइल्ड वाज। अब ध्यान दीजिएगा, बॉर्न ब्लाइंड क्या आएगा? बॉर्न ब्लाइंड, यानी कि देखो कुछ वर्ब हमारी पहले से ही पैसिव वॉइस में होती हैं, उनको वो दिखती भले ही एक्टिव वॉइस में, लेकिन उनका यूज हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। तो यहाँ पे द चाइल्ड वाज बॉर्न ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस यू। आई विल इंट्रोड्यूस यू का मतलब क्या है? अब यहाँ से आपको तुम्हें फिर से भरना है क्या भरना है इसके लिए? इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस दिस वीक, यानी कि मैं तुमको मिलवाऊंगा या मैं आपका परिचय दूंगा, परिचय करवाऊंगा किससे? टू माई बॉस दिस वीक, इस सप्ताह अपने मालिक से। तो टू का यहाँ पे प्रपोजिशन क्या भरा जाएगा? टू। अगला अगर हम बात करें, बोले द आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी। आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड। अब देखो एसोसिएटेड के साथ में एक निश्चित प्रपोजिशन आता है हमारा, क्या आएगा? एसोसिएटेड विद, यानी कि एसोसिएटेड विद। ध्यान बनाए रखना, इसका मीनिंग क्या है कि आर्ट मीन्स कला इज नॉट एन एक्टिविटी, बल्कि क्या होती है? ये कोई एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एसोसिएटेड विद लेजर। लेजर मीन्स होता है, अगर मैं बात करूं तो खाली समय। ठीक है, 11 नंबर देखो। 11 नंबर कहता है दीज ऑब्जर्वेशन डू नॉट कन्फर्म एनी लॉ। क्या भरा जाएगा? देखो टू, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन है डू नॉट कन्फर्म, अनुरूप नहीं है, किसी भी लॉ के अनुरूप नहीं है, किसी कानून के अनुरूप नहीं है। तो टू, प्रपोजिशन टू। 11 के बाद 12 नंबर पे देखो कौन सा 2016 के सेट में, द रिवर फ्लोज। अब देखो ब्रिज की कहानी बताई गई है। ये जो रिवर है ना वो फ्लो, नदी बहती है। अब नदी बहती है किसके ऊपर बहती है? ऊपर थोड़ा ना बहती है, ये तो पुल के नीचे ही तो बहेगी रवि नदी भाई। तो सीधी सी बात है, नीचे के लिए क्या आता है? अंडर आता है, यानी कि द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने ये कहा कि आपको फिल इन दी ब्लैंक्स बताना है विद द करेक्ट टेंस। इसमें टेंस का सही करेक्शन करना है। तो चलो देखते हैं। देखो कहीं पर भी एगो आ जाए तो डेफिनेटली हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म देना ही देना है। ठीक है, कहीं पर भी एगो आ जाए तो कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है? तो कौन सी आ जाएगी? यानी कि वास्ट। कौन सा? वास्ट। ध्यान रखना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, सिर्फ वास्ट। ये कुछ बेकार चीज। अगला नेक्स्ट हम बात करें तो जोनाथन इंसिस्ट ऑन।
देखो इंसिस्ट के बाद ऑन प्रपोजिशन तो आता ही है, लेकिन इसके बाद किसका प्रयोग होगा, जेरेंड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, जेरेंड का। जोनाथन ने इंसिस्ट ऑन गोइंग आउट, ठीक है, तो जेरेंड आईएनजी फॉर्म आएगी, इंसिस्टेड ऑन गोइंग। 15 नंबर पे अगर हम बात करें तो ही वाज प्रिवेंटेड, अब प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है, प्रिवेंटेड फ्रॉम ओके इन दी क्लास, तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कौन सा जेरेंड फॉर्म रखी जाएगी, ठीक है, तो कौन सी, रोका किससे, स्मोकिंग करने से, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब यहाँ पर देखिएगा यू बेटर सीक हिज परमिशन, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी सीक है, यू बेटर सीक। नेक्स्ट 16 के बाद 17 नंबर पे देखिए, उन्होंने कहा है सी वाज सीन, सी वाज सीन, और उसे देखा गया, तो इसमें भी यहाँ पर देखो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी आई है, मेन वर्ब भी आई है, तो इसके बाद जो आएगा फिर से जेरेंड फॉर्म आएगा, एंटरिंग करते हुए देखा, द हाउस घर में, ठीक है, ही वाज सी वाज सीन एंटरिंग द हाउस, और एंटर के साथ में इनटू का प्रयोग नहीं करिएगा, कि एंटर का ही मतलब होता है किसी के चीज के अंदर प्रवेश करना। अगला 18 नंबर की अगर हम बात करें तो 18 नंबर पे टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट, क्या है, टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट, तो इसका क्या होगा, आपको आंसर बताना है, टू बी हंट, या हंटिंग टाइगर्स, या हैविंग हंट, तो हंटिंग टाइगर्स। इसमें यहाँ पे नानी ने, और यहाँ पर ये जो प्रयोग हुआ है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, यानी कि टाइगर्स का हंटिंग करना, शिकार करना जो है वो क्या है, इज आ डेंजरस स्पोर्ट, एक खतरनाक खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जेरेंड नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में फ़र्क क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होता है जब ये किसी नाउन के आगे एक एडजेक्टिव का काम करे, ये एक वर्बल एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, और जेरेंड क्या होता है, वो एज अ नाउन काम करता है वाक्य में। नेक्स्ट अगला आपको बताना है इन ऑर्डर टू रिपेयर, मान लो आपको अपने घर का लीकिंग पाइप रिपेयर कराना है, तो आप किसको कॉल करोगे, किसको बुलाना पड़ेगा तुम्हें, तो आप प्लम्बर कोई तो बुलाओगे भाई, आर्किटेक्ट या कारपेंटर या इलेक्ट्रिशियन को तो नहीं बुलाओगे, क्योंकि नल वगैरह ख़राब हो जाता है या टंकी वगैरह ख़राब हो जाती है घर में, तो हम किसको काम बुलाते हैं, प्लम्बर को। 19 के बाद 20 नंबर पे देखिएगा, 20 नंबर कह रहा है एज आई हर्ट माई आई हैड टू गो, मान लीजिए मेरी आँख में अगर चोट लगती है, मेरी आँख में कहीं चोट लगती है, तो मुझे किसके पास जाना होगा, एन एक्यूलिस्ट के पास जाना होगा, ठीक है, ध्यान बनाए रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर पे कि अ सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड, अचानक से भागने लगना किसका, पशुओं का झुंड जो अचानक से डर करके भागने लगे वो क्या कहलाती है, स्टैम्पीड कहलाती है। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़ मच जाना, ठीक है, क्या होता है, भगदड़। नेक्स्ट अ नेप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, यानी कि लंच के बाद झपकी लेना क्या कहलाता है, लंच के बाद झपकी लेना, दोपहर के भोजन के बाद झपकी लेने को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, सिस्टा, क्या बोलते हैं इसको, यानी कि दोपहर के बाद कहते नहीं आओ रोटी सीधी कर लें, है ना, यानी कि हल्की सी झपकी लेना, थोड़ा सो लेना, आराम कर लेना, तो उसे हम सिस्टा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस से, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ग्रामर से रिलेटेड है, ज़रा समझ लीजिएगा। देखो ये सब्जेक्ट होता है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट,
ये हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी है, थर्ड फॉर्म, और ये मेन वर्ब के बाद जो शब्द होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल लेते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। इतना क्लियर है। और जो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज, हैव, है, चाहे हमारा परफेक्ट में कोई सा भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सबके आगे बीन लगना है। हैज, हैव के आगे बीन, हैड के आगे बीन, विल हैव, शैल हैव के आगे बीन। तो यहाँ पे हैज हैव आ गया तो हैज हैव यानी कि हैव नॉट के बाद बीन और लग जाएगा, तो आ लेटर हैव नॉट, आ लेटर तो सिंगुलर हो जाएगा। जब आ लेटर सिंगुलर हो गया तो हैज़ नॉट बीन वाला कोई ऑप्शन हो वो सही होगा। आ लेटर हैज़ नॉट बीन स्टैम्पेड, बस। तो कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। अगला देखो, उन्होंने कहा अ जापानीज फर्म मेक दिस टेलीविजन सेट। तो अ जापानीज फर्म, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब यस या यस लगा हो तो इजार में चेंज होता है, ठीक है। प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाती हैं। और दीज टेलीविजन सेट्स क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले दीज टेलीविजन सेट्स ले आओ। तो दीज टेलीविजन सेट को ये देखो, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है भाई, तो ये देखो आपका प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो क्या आएगा, आर आएगा, यानी कि दीज टेलीविजन सेट्स आर, किसको, आर में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर यस या यस लगा हो तो इजारा में बदलते हैं। और प्लस में मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड हो जाएगी, बाय अ जापानीज फिल्म। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। 24 के बाद 25 नंबर पे देखो, उनका नोबडी हैज यूज दिस रूम फॉर एजेस। तो यहाँ पे फॉर एजेस तो ये अदर वर्ड है, ये ध्यान बनाए रखना। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो भैया ऑब्जेक्ट है सिर्फ दिस रूम, और हैज के आगे भी लगा दो बस। यानी कि दिस रूम हैज बीन यूज्ड फॉर एजेस। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन लग रहा है इस तरीके का, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 25 के बाद 26 पे जाओ, वी कांट रिपेयर दिस लॉक। तो दिस लॉक को इधर ले आओ, कैन नॉट, यानी कि जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब के बाद भी क्या लगता है, बी लगता है, ठीक है। ध्यान रखना, मॉडल वर्ब जितनी भी होंगी हमारी 13 मॉडल वर्ब होती हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, डेयर, नीड, मस्ट, हाउ टू, इन सभी के बाद क्या लगेगा, बी लगेगा, बस ध्यान रखें। तो दिस बुक, सॉरी क्या है, वी कैन नॉट रिपेयर दिस लॉक, ये वाक्य बनाना है। तो ये दिस लॉक होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, दिस लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड, बस इतना होना चाहिए। खैर कोई नहीं। तो योर लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड, ऐसा कोई ऑप्शन है, योर लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड, योर लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड, यही है डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, बोले रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड इंडिकेट इन ईच सेंटेंसेस द करेक्ट ऑप्शन। और प्रत्येक सेंटेंस के आगे एक करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। तो देखते हैं भाई 27 नंबर पे, उन्होंने कहा आल्दो मीन्स यद्यपि, दे आर 250 मील अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है दूर होना। तो 27 नंबर की अगर हम बात करें, 27 नंबर हमारा क्या कह रहा है, पहले समझ लीजिए। हालांकि वे 250 मील दूर हैं, कॉमा लगा है तो कॉमा का अर्थ होगा यहाँ पे फिर भी, दे कीप इन कांस्टेंट कांटेक्ट ऑन द इंटरनेट। हालांकि वे 250 मील दूर हैं फिर भी वे इंटरनेट पर लगातार संपर्क में रहते हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से वो लगातार संपर्क में बने रहते हैं। अब आपको ये बताना है ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस की एक ही बात है, जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, सिंपल सेंटेंस हुआ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तुम्हें पता ही है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो कंजक्शन वर्ड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा हमारा कंपाउंड क्लॉज होता है, ठीक है। या उसे कहते हैं हम कंपाउंड क्लॉज नहीं,
एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है वो हमारा 4 तरीके से बनता है, और 4 तरीके से कैसे बनता है, उसमें कुमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और रिलेटिव कंजक्शन के यूज करके बनाया जाता है। अब आपको सबको पता होना चाहिए कुमुलेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, अल्टरनेटिव कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव कौन से होते हैं और अल्टरनेटिव कौन से होते हैं, तभी आप पहचान पाओगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में भी भैया एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा हमारा, अब इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगा, कोऑर्डिनेट किस में होगा, कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो 3 तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो नाउन क्लॉज के द्वारा, एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा और एडवर्ब क्लॉज के द्वारा। तो यहाँ पर जो है ना वो अभी हम डिटेल से नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो होगा, बहुत लंबा खींचने लगेंगे। यहाँ पर दो अल्दो जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। क्या है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी ध्यान बनाए रखिएगा जो है एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज, तीनों का बहुत अच्छे से डिफरेंस करना आना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है आपको कि कौन सा सेंटेंस है, रीता लव्स टू गो, क्या है, रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड, अब देखो ये एंड से जुड़ा हुआ है, स्पेंडेड हर डेज सन बाथिंग, ठीक है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस है, रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड, तो ये जो है ना ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, ये कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है क्योंकि कुमुलेटिव कंजक्शन में तो कंजक्शन वर्ड एंड होता है, ठीक है। और मुझे लगता है ज़्यादातर इसमें कंपाउंड सेंटेंस ही लगता है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस की बात मैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और यहाँ पर सब्जेक्ट दोबारा इसलिए रिपीट नहीं किया गया क्योंकि रीता ही है, लेकिन फाइनाइट वर्ब 2-2 दे रखी हैं। तो जिस सेंटेंस में 2-2 फाइनाइट वर्ब आ जाए हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है और कुमुलेटिव कंजक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंस कैसे हो सकता है, सिंपल सेंटेंस में भी एक रूल हमारा कहता है कि जब एक ही व्यक्ति के द्वारा 2 या 2 से अधिक काम किए जाएं तो उन कामों को हम कंजक्शन एंड के द्वारा जोड़ा जा सकता है। तो कंजक्शन एंड के प्रयोग के द्वारा भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस भी होगा, ठीक है। चलो अगला, उन्होंने कहा टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्गुमेंट एवरी समर ओवर वेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वेकेशन। इसमें कौन सा है, देखो यहाँ पर बाकी को कैसे जोड़ा गया है, बेयर से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है, बेयर से। यानी कि टॉम एंड जेरी के बीच हर गर्मियों में एक बड़ा सा तर्क होता है कि उन्हें अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ कहाँ बितानी चाहिए। तो की कहाँ, अगर की कहाँ वाला सेंस आ जाए तो हमने क्या बताया, कौन सा सेंटेंस होगा भैया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स में भी और अंदर जाओ तो आप बता सकते हो कौन सा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सॉरी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज की एडवर्ब क्लॉज, तो ये नाउन क्लॉज होगा, ध्यान रखना। अगला, जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक। उसके कहने का मतलब है जॉन को छत पर बैठना पसंद नहीं है क्योंकि उसे हमेशा सर दर्द होता है, हेडेक होता है। इसमें वाक्य को सिर्फ कॉमा से जोड़ा गया है, इसका मतलब ये कैसा वाक्य है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, समझ लो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। प्रिंसिपल क्लॉज हो, प्रिंसिपल क्लॉज हो और कोऑर्डिनेट क्लॉज हो तो कंपाउंड सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस तो पता ही है तुम्हें। अब दी वर्ड, वह शब्द डेट क्लोजली रिजेंबल, जो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल है, यानी कि वह अर्थ जो अर्थ में एकदम एक जैसा है, से काफ़ी मिलता जुलता है, रिजेंबल है। कौन से शब्द से, डिसएग्रीमेंट शब्द से काफ़ी मिलता जुलता शब्द कौन सा है, डेट मीन्स
अब आपको बताना डिसएग्रीमेंट यानी कि असहमत होना, असहमति जाहिर करना, तो डिसेंट का भी मतलब होता है असहमति जाहिर करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 31 के बाद अगर हम 32 नंबर की बात करें तो दी वर्ड डिस्टिंग्यूज्ड क्लोजली रिजेंबल, ये जो डिस्टिंग्यूड वर्ड है ये क्लोजली किससे, बहुत ज़्यादा निकटता से किससे ज़्यादा मिलता जुलता है, तो क्लोजली रिजेंबल्स किससे। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टिंग्यूज का मतलब क्या होता है, तो डिस्टिंग्यूज का मतलब होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति बहुत ज़्यादा। तो अब भैया प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन होगा, वही होगा जो प्रख्यात होगा, बहुत ज़्यादा विख्यात होगा दूर दूर से, तो इमिनेंट प्रसिद्ध व्यक्ति, इमिनेंट पावरफुल व्यक्ति, तो इमिनेंट यानी कि बी। अच्छा, ये वाला इमिनेंट नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा, कौन सा ए वाला, हमने ध्यान ही नहीं दिया। EMINENT, इस वाले इमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात होना, और ये वाला जो इमिनेंट होता है इनका आसन्न हो जाना होता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। 33 नंबर की अगर हम बात करें, शोइंग रिस्पेक्ट, सम्मान दिखाना, द बेस्ट इंडिकेटेड बाई, यानी कि किसी को सम्मान दिखाना सबसे अच्छा संकेत है, तो वो कैसा संकेत है, रिस्पेक्टेबल संकेत है, यानी कि आप किसी के प्रति सम्मान दिखा रहे हो, डेट मीन्स रिस्पेक्टेबल है, यानी कि वो व्यक्ति कैसा है, आपके सामने जो खड़ा है वो रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है। द फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज, जो फॉल्स आइडिया और इमेज, एक गलत विचार या गलत छवि, बेकार की छवि, कोई भी गलत विचार या अपनी छवि के लिए के रूप में जाना जाता हो, वो किस रूप में जाना जाता है, इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है दो चीज़ें इल्यूजन में हो सकती हैं, भ्रम, एक इल्यूजन अलूजन होता है, एक इल्यूजन होता है। इस वाले जो अलूजन का मतलब होता है संकेत देना, इस वाले का मतलब होता है भ्रम, ध्यान रखना। और इमेजरी तो आप समझते ही हो भैया क्या होता है, किसी चीज़ को इमेज बनाना यानी कि कल्पना कर लेना, ठीक है, दिमाग में। आगे उन्होंने कहा करेक्ट स्पेलिंग बताना है, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है भाई, तो ए वाला एड्रेस, और इसका मीनिंग क्या होता है, पता। ठीक है, अगला उन्होंने कहा कि आपको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट क्या करना है भाई, आपको सिलेक्ट ये करना है कि करेक्ट यानी पंक्चुएटेड सेंटेंस सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, पहला ए वाला ऑप्शन माय फेवरेट टीचर, फिर कॉमा लगाया हु जस्ट हैपन टू बी माय अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। ठीक है, इसका सही 4 ऑप्शन इसके होंगे, मेरे पसंदीदा शिक्षक जो अभी अभी मेरे चाचा हैं, हु जस्ट हैपन टू बी माई अंकल, जो अभी अभी मेरे चाचा बने हैं। ओके, पिछली गर्मियों में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति हुए, डैट मीन्स लास्ट रिटायर हो गए थे यूनिवर्सिटी से लास्ट समर में। तो आपको इनके बारे में, एक तो ये है, इसमें कहाँ गलत। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, कौन सा, ये वाला। तीसरा, ये सब ऑप्शन अपने आप पढ़ लीजिएगा और उसको लगा लीजिएगा, कुछ समझाने लायक नहीं है, पंक्चुएशन है। ठीक है, तो इसमें पंक्चुएशन में कौन सा सही है, मैं सीधे सही वाला आंसर आपको बता। इसमें सही वाला ऑप्शन है बी, माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन टू बी माई अंकल, ओके, रिटायर्ड फ्रॉम दी यूनिवर्सिटी लास्ट समर। फिर से एक पंक्चुएशन आ गई है, सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये आपको पढ़ना अपने आप है, मैं सीधे आंसर पे चलता हूँ। आंसर क्या कह रहा है, कह रहा है बी ऑप्शन कौन सा, ये वाला है। ठीक है, सी ये है और डी ये है। इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही है, कौन सा, मैरी हैज ऑफर टू अ कोच द टीम दिस ईयर। फिर हाउएवर से पहले भी काम आया, हाउएवर के बाद भी, द कंपटीशन फॉर द जॉब इज इंटेंस, यानी कि मैरी ने इस साल टीम को कोच करने की पेशकश की है, हालांकि नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोले डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड क्या कहलाता है, किसी शब्द का शब्दकोश अर्थ कहलाता है, क्या कहलाता है, एनोटेशन कहलाता है। एनोटेशन क्या है, अरे यार,
एनोटेशन, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। ओके, क्या कहलाता है? एनोटेशन। अच्छा, कैनोटेशन क्या होता है? ये भी अर्थ के लिए कहते हैं, निरूपण के लिए डिनोटेशन होता है, ठीक है। एक डिग्रेशन होता है, डिग्रेशन का मतलब होता है विषयांतर करना, विषय में कोई अंतर करना, ठीक है। एनोटेशन याद बनाए रखना शब्दकोश मीनिंग के लिए। एलिप्सिस, एलिप्सिस किसको रेफर करता है? एलिप्सिस का मतलब पहले बताना है, ठीक है। एलिप्सिस का मतलब होता है कि शब्दों की चूक, डेट मीन्स एलिप कर दाना, ओमिशन ऑफ वर्ड्स होता है, ध्यान बनाए रखना क्या होता है? ओमिशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि कोई शब्द मिस हो जाए उन्हें इलिप्सिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इलिप्सिस। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर पे कि यूजिंग सॉफ्टर साउंड, सॉफ्टर साउंड का मतलब होता है या साउंडिंग वर्ड ऐसे होते हैं जो प्यारे हों, मीठे बोल, बोलते रहे मीठे मीठे, यानी कि यूजिंग सॉफ्टर साउंड, सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड टू अवॉइड ब्लंटनेस। और कुछ ऐसे होते हैं बड़े एकदम, जैसे नहीं कि लोग कहते हैं, तुमने कहते हुए सुना होगा, यार तुम्हारे तो, तुम बोलो ही मत, तुम्हारी तो बोली हमें जहर लगती है, यानी कि तो वही चीज़ है कि कठोर शब्दों के स्थान पर अच्छे सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? इफेमिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? इफेमिज्म। इसकी हिंदी होती है व्यंजना, इफेमिज्म, ठीक है। EU इफेमिज्म, इफ्यूज्म भी बोलते हैं। अगला नेक्स्ट 7 लाइन स्टेंजा, 7 लाइनों के स्टेंजा यूज्ड बाय मेडिवल पोइट इज नोन एज, 7 लाइनों के स्टेंजा को क्या कहते हैं? राइम रॉयल कहा जाता है। अच्छा, टर्जा रिमा क्या होता है? 3 लाइनों का स्टेंजा होता है, ठीक है, यह ध्यान रखना। इसके बाद में 8 लाइनों के स्टेंजा को क्या कहते हैं? ओटावा रिमा कहते हैं, ठीक है। 7 लाइनों के स्टेंजा को, 7 लाइन स्टेंजा को राइम रॉयल कहते हैं, 9 लाइन को स्पेंसेरियन स्टेंजा कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान बनाए रखना इनको, ठीक। अगला क्वेश्चन है एलिजीज एंड सोनेट आर टू टाइप ऑफ, ये किसके पोएम के, यानी कि जब आप पढ़ोगे काइंड्स ऑफ पोइट्री तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, सोनेट, एलिजी, बैलड, ठीक है, एलेग्री, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये सब चीज़ें किसकी हैं? किसके टाइप हैं? पोएम की, ठीक है, पोएम्स। जिसमें सोनेट 14 लाइनों का होता है और एलिजी एक शोक गीत होता है, सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। 43 नंबर की अगर हम बात करें, इन लिटरेचर में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? किसको रेफर करता है पॉइंट ऑफ व्यू? तो पॉइंट ऑफ व्यू जो रेफर करता है वो द ऑब्स्टेकल ऑफ द मेन कैरेक्टर मस्ट ओवरकम। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले मतलब समझना बहुत ज़रूरी है भाई। उन्होंने कहा कि साहित्य में जो पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी कि कहते हैं हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, हर किसी का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। तो जो मुख्य पात्र को जिस बाधा से दूर करना चाहिए वो इसका, यानी कि द ऑब्स्टेकल द मेन कैरेक्टर मस्ट ओवरकम, वही उसका क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू होता है। किसमें? लिटरेचर में। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि इन फिक्शन, फिक्शन की अगर हम बात करें तो दी ऑथर, ऑथर का मतलब लेखक, ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? थीम कहलाता है वो, ठीक है। मतलब समझिएगा, उनके कहने का मतलब ये है, अगर हम फिक्शन की बात करते हैं, फिक्शन से मतलब होता है कोई भी साहित्य है, जैसे कथा साहित्य है, हम कथा साहित्य की अगर हम बात कर लें तो कथा साहित्य में लेखक का जो ओवरऑल मेन आइडिया होता है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैसेज होता है वो क्या कहलाता है? तो ओवरऑल मेन आइडिया, या आप इसको कह सकते हो कि वो उस वर्क में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या देना चाहता है, तो वो थीम के द्वारा तो देगा। उसकी थीम क्या है भाई? किसी भी चीज़ की थीम डिपेंड करती है कि वो किस थीम पर जो है उसने अपना वो कथा वस्तु या कथा साहित्य लिखा है, तो उसकी विषय वस्तु बहुत मायने रखती है। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा।
अगला 45 नंबर पे क्वेश्चन कहा गया है कि द रिपीटेशन ऑफ द सेम सिमिलर कॉन्सोनेंट। अब देखो कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड क्या, कॉन्सोनेंट साउंड की बात हुई है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो तो वो कहलाता है एलिट्रेशन। क्या कहलाता है, एलिट्रेशन। और अगर यहीं पर कॉन्सोनेंट साउंड ना हो करके वोवल साउंड होता तो हमारा असोनेंस हो जाता। सिमिली तो तुम्हें पता ही है, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू unsimilar object are compared to each other but the comparison word are not used। और इसकी मेन पहचान होती है as like so etc words are used in these figure of speech। clear। apostrophe में direct address to the lifeless और क्या होता है इसमें निर्जीव व्यक्ति या वस्तु के लिए जो हमारे बीच में नहीं है उसको क्या करा जाता है, एड्रेस किया जाता है अपॉस्ट्रॉफी में, और इसमें अपॉस्ट्रॉफी साइन ज़्यादातर लगा रहता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो क्या है, अ स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कंट्राडिक्टरी। कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो। सेल्फ कंट्राडिक्टरी का मतलब होता है कि एक अपने आप में विरोधाभासी हो, बट डैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ, लेकिन उससे सच्चाई का पता लगे, बट वो आपस में तो कंट्राडिक्टरी हैं, ठीक है, विरोधी हैं, लेकिन उनसे सच्चाई का पता लगता है। सच्चाई की जो है सत्य, एक प्रकार का सत्य प्रकट करता है। एक ऐसा बयान जो आत्म विरोधाभासी हैं, अपने आप में विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, लेकिन वह एक प्रकार से सत्य को प्रकट करते हैं दोनों मिलकर के, तो उसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। क्या कहते हैं, पैराडॉक्स। यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ओनोमाटोपोइया क्या होता है, इसमें भाई साउंड को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई स्टोरी डैट एंड्स। कोई एक ऐसी कहानी जो एंड होती हो विद द हैप्पी रेजोल्यूशन, किसी हैप्पी रेजोल्यूशन से, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स। एक कहानी जो मुख्य पात्र या पात्रों द्वारा सामना किए गए संघर्षों को सुखद समाधान के साथ समाप्त होती है, तो सीधी सी बात है वो कॉमेडी होती है। यानी कि कोई भी स्टोरी जो एंड हो हैप्पी रेजोल्यूशन, यानी कि उसमें सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो, ठीक है, और ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉमेडी कहलाता है, सुखांत नाटक। और जिसका ट्रेजिक एंड हो वो ट्रेजिडी कहलाता है। एक स्टेटमेंट है, इफ़ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। अगर मैंने तुमसे एक बार कोई बात कह दी ना तो समझ लो मैंने तुम्हारे लिए वो मिलियन टाइम बोल दी है। तो मिलियन टाइम बहुत बड़ा चढ़ा करके नहीं बोल रहा है, मिलियन टाइम कोई बोलता है मिलियन टाइम, है ना। और अगर किसी में बड़ा चढ़ा करके बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके बात की गई हो तो वह हाइपरबोल होता है। क्या होता है, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। यदि मैंने आपसे एक बार कहा तो मैंने आपको 1,00,000 बार कहा, ये समझो इस बात को। ठीक है, किसका उदाहरण है, हाइपरबोलिक है। अब हाइपरबोलिक के बाद में ये आगे चलते हैं भाई। अगला क्या है, आप पोइम। कोई एक ऐसी पोइम जिसमें कंसिस्टिंग 4 लाइन, 4 लाइनें हों, या 4 लाइन पोइम डैट कैन कंसिडर्ड, जिसको कंसिडर किया जाए एज अ यूनिट एक साथ। तो सीधी सी बात है भाई, कपलेट में 2 लाइनें होती हैं, ठीक है, हैकू में 5 लाइनें होती हैं, और क्वाट्रेन में 4 होती हैं, लिरिक एक गीत होता है। तो 4 लाइनों के स्टेंजा को हम क्या कहते हैं, क्वाट्रेन कहते हैं भैया। तो ये क्वाट्रेन यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। अगला देखो, फादर इज आवर कंट्री हैं, फादर इज आवर कंट्री एक और है। फिर आगे द ग्रेट इमेंसिपेटर आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं। तो भैया यहाँ पर देखो, पहले समझो, हमारे देश के पिता, फादर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के पिता, इसका मतलब हमारे देश के पिता थोड़े ना होंगे, तो हमारा देश तो कैसा है, निर्जीव वर्ड है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एपिथेट होता है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है यहाँ पे फादर को भी। ठीक है, जैसे द ग्रेट इमेंसिपेटर, ये क्या होता है, ग्रेस इमेंसिपेटर, महान मुक्तिदाता। तो ये जब किसी विशेषण की तरह किसी नाउन के आगे यूज होने लगे तो वो क्या होता है, एपिथेट, फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही फादर ऑफ आवर कंट्री और द ग्रेट इमेंसिपेटर, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, एपिथेट के हैं।
अगला देखिए नेक्स्ट 51 नंबर, अ टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच, एक प्रकार की कॉमेडी जिसमें रिडिकुलस एंड ऑफन स्टीरियोटाइप्ड कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिली। तो देखिएगा सिली फार फेचेज सिचुएशंस, तो यहाँ पर उनके कहने का मतलब एक प्रकार की ऐसी कॉमेडी जिसमें बहुत ज़्यादा मुक्तापूर्ण भरी गई हो, फूहड़पन हो, अक्सर रूढ़वादी चरित्रों को मुक्तापूर्ण तरीके से शामिल किया गया हो, जितने भी रूढ़बद्ध कैरेक्टर्स नहीं होते उनको बहुत पुलिसली शामिल किया गया हो। तो ये जो चीज़ें कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं, एक फार्स होता है। तो फार्स आंसर होगा हम लोगों का, क्या होगा, फार्स। अब फार्स का मतलब भाई फूहड़पन जिसमें बहुत ज़्यादा दिखाया जाए। अगला, द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक अ पिक्चर और अ कॉन्क्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस और एन एक्सपीरियंस। तो अब समझिएगा कहानी कहाँ पर चल रही है। इसका मतलब ये हुआ 52 नंबर पे देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी व्यक्ति की तस्वीर या ठोस अनुभूति पैदा करने के लिए भाषा का उपयोग करना हो, तो अनुभव जिसमें क्या होता है, और एन अनुभव, किसी भी अनुभव को, तो किसी भी लैंग्वेज में किसी पिक्चर के द्वारा कंक्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का, वस्तु का, प्लेस का, अनुभव का एक पिक्चर के थ्रू जो है उसको उपयोग करना हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इमेजरी। क्या कहते हैं, इमेजरी। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही। हाँ, इमेजरी। गलती से सिंबल पे टिक हो गया भैया, इमेजरी यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला अगर हम बात करें, अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मीन्ड। देखो, एक तो लोगों की होती है बहुत घुमा फिरा करके लंबी लंबी बातें करने की, दूसरा बहुत कम ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है एक ऐसा बयान जो मतलब से भी कम कहता है, यानी कि जितना उसको कहना चाहिए उससे भी कम शब्दों में अपनी बातों को कह देता है, तो वो अंडरस्टेटमेंट हो जाता है। कभी कभी तो व्यक्ति इतना कम बोल देता है कि समझ ही नहीं पाता यार क्या बोल गया, किस सेंस में बोल गया, तो उसको हम अंडरस्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। अगला, ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट आर सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ऑफन शोइंग कैरेक्टर ऑफ। यानी कि 54 क्या कहता है, ब्रीफ स्टोरी का मतलब होता है संक्षिप्त कहानी। ओके, टोल्ड मीन्स कही जाती है या कहा जाता है, टू इलस्ट्रेट करने के लिए। इलस्ट्रेट का मतलब होता है अक्सर किसी चीज़ को दर्शाना या स्पष्ट करने के लिए। अ पॉइंट, अ सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ऑफन शोइंग कैरेक्टर ऑफ, जो अक्सर किसी चरित्र को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाता है, तो एनेक्डोट कहलाते हैं। एनेक्डोट का मतलब होता है छोटी छोटी कहानियां। क्या कहलाता है, एनेक्डोट। 55 नंबर पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट टोन ऑफ गॉल्सवर्दीज प्लेस। तो जॉन गॉल्सवर्दी थे, इनमें से कौन सी टोन, अच्छा प्ले, बोले प्ले नहीं है, तो देखो सिल्वर बॉक्स इनका प्ले है, स्ट्राइप जस्टिस, ये तीनों प्ले हैं, बट सिल्वर स्पून जो है वो इनका प्ले नहीं है बल्कि नॉवेल है। ध्यान रखना, क्या है भैया, है इन्हीं का सिल्वर स्पून, ध्यान रखना, लेकिन है क्या इनका, ये नॉवेल है, तो प्ले की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। 56 नंबर की अगर हम बात करें, तो इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गॉल्सवर्दीज प्ले। जो जॉन गॉल्सवर्दी के प्ले होते हैं, जितने भी नाटक लिखते थे गॉल्सवर्दी की, उनकी मेन थीम क्या होती थी, मुख्य विषय वस्तु क्या होती थी, किस पर आधारित लिखते थे, तो सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम। अपने समय में जो समाज में इनको कोई सामाजिक समस्या दिखती थी, उसी समस्या पर आधारित जॉन गॉल्सवर्दी क्या करते थे, अपने नाटकों की रचना करते थे। तो सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम। 57 की अगर हम बात करें, जॉन गॉल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। जो जॉन गॉल्सवर्दी थे उनका स्टाइल किस लिए जाना जाता है भाई,
यानी कि भाई किसी ना किसी शैली के लिए तो हर एक व्यक्ति उल्लेखनीय होता है, जाना जाता है, तो किस लिए जाने जाते हैं? ये सभी के लिए। स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कोई ताकत, और इलास्टिसिटी का मतलब होता है नाजुक, ठीक है। और इसके बाद इट्स पावरफुल, यानी कि इनके प्ले में लचीलापन ये सब पाया जाता है। पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ? शक्तिशाली स्वीप और शानदार चित्रण होता था। ब्रिलियंट इलस्ट्रेशन का मतलब होता है शानदार चित्रण करते थे। अ डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, इनका गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देखने को मिलता था। सबसे बड़ी बात है भाई, डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस मिलता था। तो ये तीनों ही चीज़ें इनके प्ले में देखने को मिलती थी। ऑल ऑफ द अबव आंसर हमारा सही होगा। आज की वीडियो में सिर्फ 56 क्वेश्चंस 65 क्वेश्चंस को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ है, अगर हमारे ऐप पर सरस्वती कोचिंग सेंटर के नाम से ही ऐप बना हुआ है, ठीक है, उस पर पेड क्लासेस चल रही हैं, जिसका चार्ज सिर्फ नाम मात्र का रखा गया है 499 रुपये, जहाँ पर आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, प्लस में PDF और प्रीवियस ईयर के आए हुए सभी जो है MCQ जितने भी हैं, क्विजेज, ये सारी चीज़ें आपको 499 में ही मिलने वाली हैं। तो अगर आप लोगों को पेड क्लासेस भी ज्वाइन करना है तो सरस्वती कोचिंग सेंटर के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस भी मिलेंगी और ये सब चीज़ें भी मिल जाएंगी। पूरा TGT का कोर्स, सिर्फ लिटरेचर, ग्रामर नहीं, ध्यान रखना इस बात को। अगला हमने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दीज 3 ट्रायोलॉजी। जॉन गाल्सवर्दी की 3 ट्रायोलॉजीज थी, उनमें से 4 में से कौन सा 3 ट्रायोलॉजीज में से नहीं है? तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है इनका, बाकी फोरसाइट सागा है। मैन ऑफ प्रॉपर्टी का है, इनकी फोरसाइट सागा था जो एक ट्रायोलॉजी थी, इसका एक भाग है, ठीक है, ये ट्रायोलॉजी का नहीं है। समझिएगा, फोरसाइट सागा जो ट्रायोलॉजी आई थी, जिसमें जो है इनके कुछ नॉवेल्स थे, 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड को इंक्लूड किया गया था, उनमें से मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है एक हिस्सा थी। बाकी ये तीनों ट्रायोलॉजी हैं। कौन सी? फोरसाइट सागा, अ मॉडर्न कॉमेडी, एंड ऑफ द चैप्टर, ये तीनों ट्रायोलॉजी हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। 59 पर देखिएगा, अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से किसने जो है नोबेल प्राइज नहीं जीता? नहीं जीता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को भी मिला है भाई, जॉन गाल्सवर्दी को 1932 में मिला है, विलियम बटलर W.B. ईट्स को 1923 में मिला है, जेम्स जॉयस हो सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन है भाई, ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर नहीं मिला तो ये तो बिल्कुल नहीं है। जॉन गाल्सवर्दी को 1932 में नोबेल प्राइज़ भाई मिला है, ठीक है, लिटरेचर के लिए। इसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को भी मिला है, G.B. शाह, जेम्स जॉयस हो सकते हैं इसमें, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, आप अपनी तरफ से इस फैक्ट को थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि चारों राइटर्स में से कौन सा राइटर ऐसा है जिसको नहीं मिला। मेरे हिसाब से तो जेम्स जॉयस होना चाहिए, क्योंकि G.B. शाह को भी मिला है और जॉन गाल्सवर्दी को तो 1932 में मिला है, W.B. ईट्स को 1923 में मिला है, ठीक है। तो जेम्स जॉयस ही होना चाहिए, एक बार को चेक कर लेना आप। फिर यहाँ पे कहा गया जॉन गाल्सवर्दी वाज बॉर्न इन द ईयर, जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? तो 1867 में किंगस्टन में। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन बात, जॉन मिल्टन बॉर्न, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ भाई? तो 9 दिसंबर 1608 को। कब हुआ? 9 दिसंबर 1608 को, 9 दिसंबर 1608, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट 62 नंबर की बात करें तो भेयर बाद जॉन मिल्टन बॉर्न, जॉन मिल्टन का जन्म हुआ कहाँ था? तो लंदन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है इन हुज मेमोरी, किसकी यादों में डिड जॉन मिल्टन ने राइट लिखा मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस संत,
किसकी याद में? कैथरीन वुडकॉक, इनकी जो सेकेंड वाइफ थी उनकी याद में। देखो पहली वाइफ इनकी थी मैरी पॉवेल, ठीक है, दूसरी वाइफ कैथरीन वुडकॉक और तीसरी जो वाइफ थी वो एलिजाबेथ मिन्सुल थी। ओलिवर क्रॉमवेल का शासन चल रहा था जब ये थे, और ये ओलिवर क्रॉमवेल के सपोर्टर भी थे, ठीक है, ध्यान बनाए रखना, और चार्ल्स फर्स्ट के अपोजिट थे। अगला, मेन वाज पैराडाइज लास्ट पब्लिश। देखो पैराडाइज लास्ट 1667 में पब्लिश हुई थी। जब ये पहली बार पब्लिश हुई थी तो इसमें 10 बुक्स थी, लेकिन जब इसका सेकेंड एडिशन आया तो इसमें टोटल कितनी 12 बुक्स हो गई थी, ठीक है। लेकिन इसको पैराडाइज लास्ट को कब लिखा जाना शुरू किया? तो 1658 से लिखा जाना शुरू करा। लिख करके कंप्लीट कब हो गई थी? तो भाई 65 में, 1665 में इसको लिख करके कंप्लीट कर दिया, और उसके 2 साल बाद 1667 में इसको पब्लिश करवा दिया गया। इसके बाद पैराडाइज रीगेन्ड आया, सैमसन एगोनिस्ट आया, और फिर इनका पैराडाइज लास्ट का सेकेंड एडिशन भी आया, जिसमें टोटल कितनी थी? 12 बुक्स थी। और आज की वीडियो का इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी ही मैं बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तुमको देखने में भी बोरियत लगेगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच? अच्छा, जॉन मिल्टन का ऐसा कौन सा वर्क था जिसमें जॉन मिल्टन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट किया और अपोज किया, यानी कि विरोध किया? विरोध किसका किया? लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप का विरोध किया। जैसे नहीं, किसी भी वर्क को लिखने के लिए लाइसेंस या किसी भी चीज़ को पब्लिश करने के लिए उसको सेंसर कराने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत होती थी, लाइसेंस होने की ज़रूरत थी। तो इस बात का विरोध जॉन मिल्टन ने पार्लियामेंट में किया। तो ये एक प्रोज ट्रैक्ट इन्होंने लिखा था, तो किस में किया था? तो ये एरोपेजेटिका, ध्यान बनाए रखिएगा, क्या था? एरोपेजेटिका, ठीक है। बाकी देखो एक आ ही गया 66 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है कि पैराडाइज लास्ट कंपेरेजेस कितनी बुक्स हैं? इसमें 12 बुक्स हैं। सेकेंड एडिशन में जब पहली बार आई थी तो 10 बुक्स थी, ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत साथियों।